हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। हम लोग आज 21st लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, राइट। एसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने एसी की बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी, क्या आरएमएस करंट क्या होती है, एवरेज करंट क्या होती है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं सिंपल एसी सर्किट्स के बारे में, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो फ़ौरन से आप लोग तैयार हो जाइए, अपना नोट्स, अपना पेन लेकर के एक आइसोलेटेड जगह पे बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एसी सर्किट्स हैं भाई और बहनों, उस एसी सर्किट्स की दो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। एक सिंपल होगी और दूसरी कॉम्बिनेशन होगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो अब हम लोग सिंपल शुरू कर रहे हैं। इसमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करने जा रहे हैं। प्योर आर का मतलब हम उसको रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, ठीक। सिर्फ आर लगा होगा। मैंने आपको बताया था एसी के अंदर तीन प्राणी होते हैं, आर होता है, सी होता है और एल होता है। तो सबसे पहले आर की बात करने जा रहे हैं। ये है आर आपके पास में, ठीक है। यहां पर आपके पास में सोर्स है, एसी सोर्स जो आपने लगा रखा है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें बहने वाली करंट आई होगी इंस्टेंटेनियस, और आप इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे वी आर एम एस या मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट होगी। यही पूरा वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, बहुत आसान है। हमारे पास हमें पता है कि वोल्टेज कितना है, करंट निकालना है इसमें। करंट इन आर, करंट जब आप निकालोगे तो सीधे सीधे आई बराबर वी बाई आर, याद होगा आपको। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई में आर। अगर आप चाहते हो कि R की मैक्सिमम वैल्यू है, फॉर R टू बी मैक्सिमम, R टू बी मैक्सिमम, सॉरी R नहीं, I टू बी मैक्सिमम, I टू बी मैक्सिमम की मतलब I नॉट है ना। साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। तो अगर साइन ओमेगा टी 1 कर दोगे तो I नॉट बराबर क्या आ जाएगा, I नॉट बराबर आ जाएगा वी नॉट बाई में आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आई नॉट बराबर वी नॉट बाई आर है तो करंट की वैल्यू क्या बन गई, जरा बताइए। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। क्या हम आरएमएस करंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आई नॉट बराबर क्या आया, वी नॉट बाई आर आया कि नहीं आया। एक काम करते हैं कि हम दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आई नॉट बाई √2 कर देते हैं इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2 इंटू में आर। ये क्या बड़ा है, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस बराबर में क्या आ गया, वी आर एम एस बाई में आर, ठीक। तो एक बात श्योर हो गई कि अगर आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर जो वोल्टेज लिखा हुआ है ये अप्लाई किया, तो बहने वाली इंस्टेंटेनियस करंट ये रही और आई आर एम एस की वैल्यू वी आर एम एस बाई आर आई। ये सिंपल डीसी जैसा लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्योर रजिस्टर में ही ऐसा होगा कि आर एम एस बिल्कुल डीसी की तरह आएगा सब कुछ। बाकी सब में कुछ और आने वाला, वो भी अब देखिएगा। फिलहाल ये हमारा आर एम एस वैल्यू आ गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में अगर देखें तो साइन के आगे लिखा हुआ मसाला फेज बताता है। यहाँ फेज कितना है, ओमेगा टी, और जो वोल्टेज है उसका फेज क्या है, ओमेगा टी। तो अगर मैं वोल्टेज और करंट के फेज को कंपेयर करूं आपके सामने, तो आप क्या कहेंगे, सेम फेज में है ना। इनके और इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई कि V एंड I आर इन सेम फेज, ठीक है, ये सेम फेज में होते हैं।
तो सेम फेज में होने का मतलब फेज डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस इज 0। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फेज डिफरेंस क्या आया, इसका 0 आ गया। अब यहां पर हम ग्राफ से इसको शो करते हैं, ग्राफ। ठीक है, मैं आपके सामने यहां पर दोनों का एक साथ ग्राफ बनाता हूं, यानी v एंड i दोनों को साथ में दिखाएंगे और यहां t होगा। तो यहां v का वेरिएशन है, ठीक। जिस तरीके से v का ग्राफ बनेगा उसी तरीके से i का भी ग्राफ बनेगा, सेम फेज में चलेंगे दोनों, ठीक। जब v मैक्सिमम तो i भी मैक्सिमम, जब v 0 तो i भी 0, जब v अपोजिट में मैक्सिमम तो i भी अपोजिट मैक्सिमम, और दोनों 0। तो सेम फेज का ग्राफ है ये। हाँ, आपको ये अलग बात है कि यहाँ जो v का ग्राफ है और i का ग्राफ है उसमें पीक वैल्यू अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि v की पीक वैल्यू अलग होती है, i की पीक वैल्यू अलग, पीक वैल्यू सेम होगी थोड़ी, ऐसा है। ग्राफ के साथ साथ हम आपको फेजर डायग्राम भी बनवाएंगे। कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से ही आपको फेज का पता भी चल जा रहा है भाई, इधर अगर VRMS है तो उसी डायरेक्शन में IRMS है, यानी दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दोनों सेम फेज में। ठीक बात है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक, तो प्योर रजिस्टर, ठीक, सर्किट में क्या क्या हुआ आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक, आइए इसको हम मॉड्यूल में भी देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ये देखिए प्योर रेजिस्टेंस में है ना, ये आपका IR आ गया और यहां से ये बना, यहां पर E0 लिखा हुआ है, बस वो अलग बात है, हम V यूज कर रहे हैं, यहाँ E यूज कर रहा है, हम V0 यूज कर रहे हैं, E0 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो IRMS बराबर ERMS बाई में R आ गया। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये भी फेजर डायग्राम दिखा सकते हो, है ना। देखो E और I का सेम फेज में डायग्राम है। ठीक है, थीटा टाइम में दोनों ओमेगा टी चले हैं यहां से एंगल, तो आप चाहो तो इसको दिखा दो, चाहे जो मैंने दिखाया वो सबसे बढ़िया है, आप इसको भी दिखा सकते हो, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, चलो, तो ये कहानी है प्योर रेजिस्टिव की। अब हम बात करते हैं दूसरा, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर L, इसको इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। अब प्योर इंडक्टिव को कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपको बताते हैं। देखो यहां पर हमारे पास प्योर इंडक्टर है, ठीक, और ये हमने अप्लाई किया है सप्लाई। तो जो सप्लाई अप्लाई किया है वो कितनी है, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्योर इंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस इज 0। जब यहां करंट जाएगी तो करंट वेरिएबल होगी, अगर करंट वेरिएबल होगी तो यहां पर जो फ्लक्स होगा इंड्यूस, वो फ्लक्स भी वेरिएबल आएगा, बैक ईएमएफ की घटना घट जाएगी। आपने यहां से कितना अप्लाई किया है, V, यहां एक बैक ईएमएफ आ जाएगा E बैक, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज होगा V और प्लस E बैक नेट ईएमएफ। हालांकि E बैक माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसका अपोज करता है,
तो V प्लस ई बैक बराबर में क्या हो जाएगा, I इंटू में R तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस इज 0, R नहीं है इसके पास L है पर R नहीं है। ये बैक ईएमएफ जो पैदा होगा ये इस V का अपोज करेगा। क्यों, ये कहानी आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, V बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ई बैक क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर में 0। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको देखने को मिलेगा एल डी आई बाई डी टी बराबर में है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, हम डी आई बराबर कर लेंगे वी नॉट बाई एल इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी आई का आई बन जाएगा और वी नॉट बाई एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई में ओमेगा आएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको आई बराबर में कर लेते हैं वी नॉट बाई ओमेगा एल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता, माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी की साइन 90 माइनस ओमेगा टी कर दिया, माइनस को अंदर एंट्री करवा दो, आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन भाई माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, माइनस, अरे भाई ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइन थीटा, तो माइनस को अंदर एंट्री करा दो, ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम आए तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। सही, सीधी बात है। आप चाहते हैं कि आई जो है वो मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम का मतलब आई नॉट आ जाए, तो आप इसको 1 करना चाहेंगे, तो इसको 1 कर लीजिए, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां रिप्लेस कर दीजिए, तो आई का वैल्यू क्या बन गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या दिख रहा है आपको, मतलब यह है कि जो करंट है अगर उसके एक्सप्रेशन को देखो और वोल्टेज के एक्सप्रेशन को देखो, तो फेज में देखो कि यहां ओमेगा टी है और यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब इसका फेज उसकी तुलना में पाई बाई टू पीछे है, यानी यहां करंट लैग कर रही है। भाई माइनस का मतलब क्या हो गया, पीछे होना, ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे होना, तो लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है, पाई बाई टू। अच्छा आओ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं करंट लैग्स, सॉरी, करंट लैग्स विद वोल्टेज। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज लीड कर रहा होगा, या फिर ये कह दो वोल्टेज लीड्स विद करंट बाई पाई बाई टू। ठीक, अच्छा आरएमएस करंट की वैल्यू निकालते हैं कि भाई सर्किट में आरएमएस करंट क्या आएगा। भाई आई नॉट बराबर क्या है, हमने निकाला वी नॉट बाई ओमेगा एल, फिर वही काम करिए, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, तो बन जाएगा ये आई आर एम एस बराबर में वी आर एम एस बाई में ओमेगा एल। सही है, वो इंस्टेंटेनियस करंट है जो मैंने निकाली है। भाई यहां पर जो मैंने करंट निकाली है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये आरएमएस करंट निकाल रहा हूं।
अब आरएस करंट की वैल्यू आई। जरा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए, अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आरएमएस करंट मैंने निकाली थी तो आई आरएमएस बराबर क्या आया था, वी आरएमएस बाई आर, अभी अभी मैंने कराया, आपको याद होगा। और जब प्योर इंडक्टिव में आ रहा हूं मैं तो आई आरएमएस बराबर वी आरएमएस बाई ओमेगा एल आ रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है ये प्योर रेजिस्टिव के आर के एनालॉगस है, यानी जो काम आर कर रहा था वही काम यहां पर ओमेगा एल कर रहा है। पर मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है जो आर है वही ओमेगा एल है ना, समझिए मत, समझिए। एनालॉगी एक है, यानी प्रजाति सेम है इनकी, लेकिन मौलिक तौर से फंडामेंटली दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। इसका काम था करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना, रजिस्टर के द्वारा करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए जिस टर्म का प्रयोग किया गया उसका नाम आर यानी रेजिस्टेंस। यानी इंडक्टर भी तो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, क्यों नहीं पैदा कर रहा है? एसी के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, क्यों पैदा करेगा? क्योंकि बैक ईएमएफ इसके पास होगा। इसकी चर्चा मैं आपसे सेल्फ इंडक्शन में कर चुका हूं वैसे। तो बैक ईएमएफ की वजह से ये रुकावट पैदा करेगा, इस रुकावट का नाम ओमेगा एल है। क्यों? हमें यहां से एनालॉगी से क्लियर हुआ। तो इस क्वांटिटी को एक नया नाम देते हैं, इसको रेजिस्टेंस ना बोल करके कहते हैं रिएक्टेंस। और इसका चूंकि इंडक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। यानी प्योर इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस तो नहीं होता है, पर करंट को अपोज करने के लिए बैक ईएमएफ होता है, और अपोज करने के लिए जिस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है ओमेगा एल एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी अगर आप एक्सएल देखें तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल है और ओमेगा 2 पाई न्यू एल। इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस दो चीजों पर निर्भर करता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस पे और दूसरा सोर्स पर भी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। और आपको सेल्फ इंडक्टेंस याद होगा किस पर डिपेंड करता था? उसके शेप, साइज पे, मीडियम पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इन पे डिपेंड करता था। तो एल पे डिपेंड करेगा और सोर्स पे भी डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं किसका किसका, एक्सएल का और साथ में ओमेगा या फिर न्यू का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। गौर करके देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इंडक्टर बना दिया और इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो एक्सएल कितना है? 0। अरे सोर्स ही नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, 0 आएगा। तो रिएक्टेंस तो तभी आएगा ना जब करंट फ्लो करेगी, और वो भी फ्रीक्वेंसी पर निर्भरता होती है उसकी। तो यहां पर आपने जब प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्योर इंडक्टर सर्किट पढ़ा तो आपने पाया जो करंट आ रही है वो π/2 पीछे आ रही है और वोल्टेज आगे आ रहा है। यहां से आपको IRMS की वैल्यू निकली, और IRMS की वैल्यू को जब हमने रजिस्टर के RMS से कंपेयर किया तो हमें एक नई क्वांटिटी पता चली, एक्सएल। अच्छा, इसकी यूनिट भी वही होती है जो आर की होती है, ओम। एक्सएल की यूनिट क्या होती है? ओम। अगर आप देसी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी का नाम है एक्सएल। कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी का नाम क्या है? एक्सएल। कॉइल का मतलब कॉइल का प्रतिरोध जैसी जो चीज है उसका नाम है एक्सएल। आगे बढ़ते हैं। मैं ग्राफ और फेजर डायग्राम दोनों बनाता हूं। सबसे पहले आपके सामने ग्राफ। ग्राफ दो तरीके से बन सकता है, ठीक। यहां पर वोल्टेज बना दिया हमने, करंट π/2 पीछे है, यानी π/2 बाद में शुरू होगी। ये हो गया, π/2 के बाद शुरू होगी। कौन? ये करंट है और ये वोल्टेज। एक और तरीका है इसको दर्शाने का, देखो क्या तरीका है, समझो। हो सकता है आप करंट यहीं से बना दो। अगर करंट यहां से बना रहे हो इसका मतलब वोल्टेज पहले से शुरू हो गई है, यानी वोल्टेज π/2 पीछे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ये वोल्टेज है,
और ये करंट है। ठीक, तो ग्राफिकली करंट पीछे है यहां पर भी और यहां पर भी, पर दिखाने का तरीका अलग है। अच्छा, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये बहुत आसान है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में अगर आप यहां पर IRMS दिखाते हो तो वोल्टेज π/2 आगे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोल्टेज π/2 आगे। और अगर आप यहां पर VRMS दिखा देते हो तो इसका मतलब करंट उससे π/2 पीछे। दिखाने का तरीका समझिएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी फेजर डायग्राम दिखा सकते हो कि IRMS से VRMS π/2 आगे है, और आप चाहे तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। और ठीक, क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर जो चीजें हैं फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं। यहां पर इंडक्टर था, इंडक्टर में हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो पता चला कि बैक ईएमएफ आएगा, बैक ईएमएफ आएगा, और बैक लेकिन रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो R 0 कर दिया। V बराबर V माइनस ई बैक मतलब LdI/dt, ठीक है? यहां हमने वैल्यू निकाल ली, और यहां से हमको करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई I0 sin ωt माइनस π/2। I0 की वैल्यू से हमने RMS वैल्यू निकाली, और जब RMS वैल्यू निकाली, कंपेयर करने पर एक नई क्वांटिटी हमारे हाथ लग गई, नाम है एक्सेल, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जैसे रजिस्टर के लिए R होता है वैसे इंडक्टर के लिए एक्सेल होता है, यूनिट भी ओम होती है। एक्सेल और न्यू में रिलेशन। और ये मैंने ग्राफ बनाया, दो ग्राफ पॉसिबल है, पहले V शुरू कर दिया तो बाद में I शुरू करेंगे, और अगर पहले I शुरू किया तो उसके पहले से V शुरू हो जाए। V लीड फॉरवर्ड कर रहा है और I लैग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो पॉज कर करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए नोट्स में इसको दिखाते हैं। ये देखो प्योर इंडक्टर है, सेम चीज, वही मैंने LdI/dt लिया था, कैलकुलेट किया तो I की वैल्यू आ गई यहां पर, और वो दिखाया गया, देखिए, है ना? मैंने यहां से दिखाया था ये पोर्शन, ये E है, ये I है, देखिए ये नहीं होगा। इन प्योर इंडक्टिव करंट ऑलवेज बिहाइंड π/2 अल्टरनेटिंग करंट, ये π/2 से पीछा गया। जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया वो याद रखिएगा, ठीक है ना? इस वाले में थोड़ा सा है, देखो एक्सेल और एफ के बीच में ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी 2πf लिखा हुआ है, मैंने 2π न्यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल की यूनिट होती है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, मैं एक आखिरी चीज आपको बताना चाहता हूं, बिहेवियर विद डीसी। डीसी के साथ क्या होगा इस कॉइल का, समझना क्या होगा भाई। डीसी का कांस्टेंट करंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या है डीसी की, 0, और जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो एक्सएल क्या आएगा, 0। यानी अगर आपने कॉइल को या इंडक्टर को डीसी के साथ लगा दिया तो किसी प्रकार का रिएक्टेंस ऑफर नहीं करता है, किसी प्रकार का रिएक्टेंस, तो उसके लगाने और ना लगाने कोई खास मतलब नहीं। अगर प्योर है तो, यानी उसमें आर नहीं होना चाहिए, आर भी नहीं है और एक्सएल भी नहीं है, किसके लिए, डीसी के लिए। लेकिन एसी के लिए आर तो वैसे नहीं है उसके पास, एक्सएल है, एक्सएल इज नॉन जीरो फॉर एसी, जो कि आपको इसमें दिख रहा है। ये देखो एक्सएल निकाला हमने, समझ में आ गया? एवरीबडी क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं आपको थर्ड सर्किट पढ़ाता हूं, विच इज ऑल्सो अ प्योर सर्किट, और यह कहलाता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर सी। प्योर सी इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव,
आइए, अब आपको कैपेसिटर तो पता ही होगा, जानते होंगे आप, ये है कैपेसिटर और ये हमने लगाया एसी। ठीक, लो ये कैपेसिटेंस का सी है जो कि चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। जो आपने अप्लाइड किया है वोल्टेज वो क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कोई शक नहीं है आपको। अच्छा, हम इस पे बहने वाली करंट निकालेंगे सर्किट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं किसी स्टैंड पे चार्ज है Q, तो Q बराबर क्या होगा, CV, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV नॉट साइन ओमेगा टी। पर आपको स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू नहीं चाहिए किसी स्टैंड पे, स्टोर्ड चार्ज थोड़ी चाहिए आपको, तो बहने वाली करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकलेगी, करंट बराबर आएगा dq बाई dt, तो d बाई dt Q की जगह क्या लिख दोगे, CV नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, चलो डिफरेंशिएट करो, आगे बढ़ते हैं। I बराबर में CV नॉट बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो I बराबर ओमेगा CV नॉट कर लो, और कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब आपके समझ में यह नहीं आ रहा होगा कि अभी तो हम पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखे थे, अब यहां प्लस ले रहे हैं कॉस को बदलने के लिए। यह कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है यहां पर। क्यों, यहां अपने को माइनस नहीं दिख रहा है, अगर हम पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर देते तो हम फिर इनपुट वोल्टेज से कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर ओमेगा टी प्लस का है और यहां भी ओमेगा टी हमें प्लस में रखना होगा, तभी हम फेज को कंपेयर करना हमारे लिए आसान होगा। आप ऐसे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन में हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो फिर मैं आई बराबर लिख देता हूं क्या, ओमेगा CV नॉट, ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट जो हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए, आई मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब वही पीक वैल्यू। तो इस मसाले को एक होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। उस लिहाज से देखा जाए तो आई नॉट बराबर आ जाएगा ओमेगा CV नॉट। तो इस लिहाज से देखो आई बराबर क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जरा गौर कर लीजिए यहां पर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर खाली फेज फेज को देखोगे तो यहां फेज ओमेगा टी दिख रहा है, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी यहां करंट का फेज ज्यादा दिख रहा है, वहां सिर्फ ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी ये पाई बाई 2 फेज इसका ज्यादा है, उसका पाई बाई 2 फेज इससे करंट आगे है, लीड कर रही है। ठीक बात है, लीड कर रही है। दूसरे लफ्जों में हम ये भी तो कह सकते थे कि ये जो करंट जो है वो लीड कर रही है, दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है, एक करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आरएमएस वैल्यू को निकालते हैं। करंट आई नॉट बराबर क्या आया, ओमेगा CV नॉट। क्या हम इसको दोनों तरफ √2 से भाग दे दें तो आई RMS बराबर क्या आ गया, ओमेगा CV RMS। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हम इसको आई RMS बराबर में V RMS बाई में 1 बाई ओमेगा C नहीं लिख सकते? सोच के देखिए, 1 बाई ओमेगा C लिखेंगे तो यही आ जाएगा।
अब फिर इसको रजिस्टर वाले सर्किट से, प्योर रजिस्टर वाले सर्किट से कंपेयर करिए। IRMS बराबर VRMS बाई में R आया था, याद है? तो यहां R की जगह एक और चीज आ गई, 1 बाई ओमेगा सी। यानी ये वो मसाला है, ये वो बला है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। और कैपेसिटर की प्लेट से चार्जिंग के दौरान ये रास्ते में रुकावट पैदा करती है। क्लियर है? इसी रुकावट का नाम या 1 बाई ओमेगा सी का नाम हम रख देते हैं XC। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव, ये भी रिएक्टेंस है, यानी कि R का भाई है, R का एनालॉगी है। XC बराबर में 1 बाई ओमेगा सी आता है या फिर 1 बाई 2 पाई न्यू सी आता है। यानी ये भी कैपेसिटेंस और सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर ये XC डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपके? तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां से ये IRMS बराबर VRMS बाई XC लिखा जा सकता है कि नहीं? अच्छा, इसके पहले वाले में जो हम लोगों ने यहां लिखा था, तो यहां भी क्या लिखा जा सकता है? IRMS बराबर VRMS बाई में XL, या फिर VRMS बराबर में IRMS इंटू में XL। क्या ये V बराबर IR के जैसा फॉर्मूला नहीं बना यहां पर? ठीक उसी तरीके से यहां पर हम IRMS बराबर VRMS बाई XC करेंगे या VRMS बराबर में IRMS इंटू में XC कर सकते हैं। तो अगर रजिस्टर के एनालॉगी देखेंगे तो यहां XC आया है और इंडक्टर में XL आया है, कुछ अलग सा आया है मामला। समझ में आ गया आपके? इंस्टेंटेनियस करंट का क्या हाल है? आगे है, कितनी आगे है? पाई बाय 2 आगे है। कितनी आगे जी? पाई बाय 2। आइए इसको ग्राफ से समझते हैं। चलो फिर वही बात है, दो ग्राफ संभव हैं जी। चलो सबसे पहले ये मानिए करंट आगे है ना और वोल्टेज पीछे, तो आप वोल्टेज को यहां से शुरू करिए। जब आपने वोल्टेज को यहां से शुरू किया तो इसका मतलब करंट पहले से शुरू हो गई होगी, पाई बाय 2। यानी जब इसका 0 होगा फेज तो इसका पाई बाय 2 होना ही होना है। ये करंट है, लाल वाली करंट को दिखा रही है। अच्छा, एक और तरीके से बनाया जा सकता है ग्राफ, सिंपल है। यहां पर करंट यहां से शुरू करिए, तो जब करंट यहां से शुरू करोगे तो वोल्टेज पाई बाय 2 बाद शुरू होगा ना, क्योंकि पीछे चल रहा है इसके। ठीक, ये V को रिप्रेजेंट करता है और ये I को रिप्रेजेंट करता है। बीच में मैंने और लगा दिया। इन दोनों ग्राफ में से कोई भी ग्राफ आप बनाते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? अगर आप V यहां से शुरू करेंगे तो इसका मतलब करंट पहले शुरू हो गया था, और अगर करंट यहां से शुरू कर रहे हैं तो V बाद में शुरू होता है। ठीक है, ग्राफ के बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। आइए फेजर डायग्राम बताते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा। कैसे बनेगा फेजर डायग्राम समझिएगा। यहां पर करंट बना दो, अगर मान लो तो वोल्टेज पाई बाय 2 पीछे बनाएंगे, VRMS जो है पाई बाय 2 पीछे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पर VRMS बना दो या यहां ऐसे VRMS बना दो तो करंट जो है वो 90 डिग्री आगे बनने वाला है।
समझ में आ रहा है आपके? तो सिंपल सी बात है, या तो कह लो वोल्टेज से करंट आगे है या कह लो करंट से वोल्टेज पीछे है, बात एक ही है। तो यहां आपने प्योर कैपेसिटर में देखा कि किस तरीके से आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट ये निकल के आई, आरएमएस करंट ये निकल के आई, फेज का अंतर कितना आया, π/2 आया। कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रही है। ठीक, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। हम इसका जो बिहेवियर है कैपेसिटर का वो डीसी, अच्छा एक्ससी और उसके बीच में हमने ग्राफ नहीं खींचा, मैं आपको यहीं पर ग्राफ दिखा देता हूं। किसका किसका? एक्ससी और न्यू या ओमेगा का इनवर्स रिलेशन है ना। अरे भैया एक्ससी बराबर 1/ω/c था ना, या 1/2π/न्यू c। अगर इनवर्स है तो रिलेशन में कैसा ग्राफ आ जाएगा? हाइपरबोला आएगा। जैसे जैसे आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता चला। ये एक्ससी के बारे में मैंने बताया, ये एक्ससी यहां जो आया था। अच्छा इसकी यूनिट भी ओम होती है, ये बात भी याद रखिएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो एक नया प्राणी यहां पर निकल कर आया एक्ससी, विच इज इक्विवेलेंट टू रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और उसकी यूनिट भी ओम होती है। एक्ससी और ओमेगा या एक्ससी और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा बिहेवियर विद डीसी बताने जा रहा हूं मैं। बिहेवियर विद डीसी क्या है? बिहेवियर विद डीसी भाई, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। बिहेवियर का फ्रीक्वेंसी क्या है? डीसी का 0। एक्ससी बराबर क्या होता है? 1/2π/ν/c। तो क्या ये इनफाइनाइट आएगा? इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कैपेसिटर होता है ये डीसी के रास्ते में इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझना चाहें तो ये डीसी के रास्ते में इनफाइनाइट मतलब जाने ही नहीं देगा उसको। और आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, जहां पर आपने पढ़ा होगा कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और जाहिर सी बात है हम इसको यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है। पर एसी के साथ नहीं है, एसी के साथ ये फाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। इसलिए एसी कैन पास थ्रू द, एसी यानी जो इस तरह की करंट होगी, इट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां से एसी प्लस डीसी जा रही है तो कौन पार कर जाएगा? आप बोलेंगे जी एसी डीसी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो डीसी अगर पार नहीं हुई, एसी पार हो गई, तो इसने क्या किया? एसी को डीसी से अलग कर दिया। यानी इस तरह का कोई भी करंट हो जो एसी के जैसा हो उसको डीसी के जैसे करंट से अलग कर देता है। अलग करने की इस घटना को कहते हैं फिल्टर, और ये फिल्टर सर्किट होती है पूरी पूरी, जो कैपेसिटर जिसमें यूज होता है। तो कैपेसिटर का इस्तेमाल फिल्टर सर्किट में किया जाता है, जहां एसी की तरह की कोई सिग्नल या करंट होती है उसको डीसी की तरह कोई सिग्नल या करंट से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले मॉड्यूल को भी देख लेते हैं कि मॉड्यूल में क्या चर्चा है इसका। एल का तो मैंने बता दिया था, सी का देखो, है ना, सी का ये देखो यही बना है, ये ई का है, ये आई का। आई पहले से चल रहा है, आई पहले से चल रहा है, मैंने जो बनाया वही है ये देखो आई नॉट ओमेगा सी वी नॉट है π/2। ठीक है, ये एक्स सी अपोजिट है, यूनिट ऑफ एक्स सी ओम होता है, डीसी सर्किट में इनफाइनाइट करता है ऑफर। ठीक है, और वेरी स्मॉल एस सी ऑफ
ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास प्योर के मामले में 3 सर्किट मिल गई। पहला प्योर रजिस्टर, दूसरा प्योर कैपेसिटर, प्योर रजिस्टर ये रहा, ठीक है। हमको फेजर डायग्राम की बातें अगर आप याद रखोगे तो आप चैंपियन हो। फेजर डायग्राम में क्या है? फेजर डायग्राम में है कि भैया प्योर रजिस्टर है, सेम फेज V और I। इंडक्टर में V आगे, करंट पीछे π/2, और कैपेसिटर में V पीछे, करंट आगे। ये आपको याद रखना है। और उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैंने आपको यहां भी बताया। उसके बाद प्योर इंडक्टर में RMS वैल्यू IRMS VRMS बाई XL होगा, या VRMS बराबर IRMS XL लिखा जा सकता है। उसके लिए ग्राफ वगैरह मैंने बताया। फेजर डायग्राम मेन है, इसे याद रखना है। तीसरे नंबर पे जो कैपेसिटर आया, यहां भी मैंने आपको IRMS वैल्यू बता दी कि किस तरीके से आप VRMS को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सर्किट था, ऐसी सर्किट्स थे, उसका ये पहला हिस्सा मैंने आपको बता दिया, प्योर सर्किट। अब मैं दूसरे हिस्से पे बात करूंगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन सर्किट, यानी हम इनमें से 2 का या 3 का, तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, और जो बात करने वाले हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन की करने वाले हैं। तो ये बात आपको अगले लेक्चर में मिलने वाली है। बिल्कुल अगला लेक्चर बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, और उस लेक्चर में हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं ये अलग अलग लेक्चर इसलिए बना रहा हूं ताकि ये डिफरेंशिएट रहे दोनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच।